धातुओं की प्राप्ति। धातुएं प्राप्त कहाँ से होती है, मिलती कहाँ से, उसका स्रोत क्या है? धातुओं का स्रोत है, मुख्य स्रोत पृथ्वी की भूपर्पटी, मतलब कि पृथ्वी के धरातल का सबसे ऊपरी सतह जिसमें धातुओं को पाया जाता है। वैसे तो कहें समुद्र में भी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं, इसमें की धातु है सोडियम और मैग्नीशियम। इसे पृथ्वी के भूप्रपटी से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जो पृथ्वी की ऊपरी सतह उस भूप्रपटी से हम जो तत्व यौगिक हम प्राप्त करते हैं वह उसे हम खनिज कहते हैं। और इन्हीं खनिजों में कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातुएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और इससे धातुओं को निकालना आसान होता है और लाभकारी होता है। ऐसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं। और इसमें अयस्क में धातुएं और अशुद्धियां होती है। धातु और अशुद्धियां, इन अशुद्धियों को हम निकालकर हम धातुओं को प्राप्त करते हैं। जैसे प्रकृति में कुछ धातुएं अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, कुछ तत्व के रूप में, मतलब कि कुछ मुक्त अवस्था में, कुछ अयस्क के रूप में, यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। कहा जाए अयस्क के रूप में नहीं, यौगिक के रूप में पाई जाती है। जैसे कि प्रकृति में कुछ धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, कुछ मुक्त अवस्था में होती है। और वे धातुएं, अब जैसे हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में जानते हैं, उनकी अक्रियाशीलता को लेकर, जो धातुएं ज्यादा अक्रियाशील होती हैं वो मुक्त अवस्था में तो नहीं पाई जाती। वो हो सकता है कि ऑक्साइड के रूप में हो, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट, ये तीन रूप में अयस्क पाए जाते हैं। यौगिक मतलब कि धातु यौगिक के रूप में इन तीनों ही स्थितियों में पाए जाते हैं प्रकृति में। और इनसे हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। और निष्कर्षण करने के अलग अलग तरीके हैं, उनकी अक्रियाशीलता के आधार पर। हम सक्रियता श्रेणी में धातुओं की अक्रियाशीलता को हम जांच करते हैं। जैसे देखते हैं कि वे धातुएं जो नीचे सक्रियता श्रेणी में जो नीचे रहती हैं, वो कम अक्रियाशील होती हैं। अर्थात सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी धातुएं जो है मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं जो कि जिंक, जो अब धातुओं के अयस्क को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उच्च अक्रियाशील धातुएं, मध्य अक्रियाशील धातुएं, निम्न अक्रियाशील धातुएं। मतलब जो धातुएं उच्च अक्रियाशील है वह सक्रियता श्रेणी में जो कि ऊपर होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनको अगर धातुओं को निकालना है, उनका निष्कर्षण करना है, तो इसकी तकनीक है, इन तकनीक को कहते हैं विद्युत अपघटन। इससे हम धातुओं को इन यौगिकों से हम निकालते हैं, इन अयस्कों से हम निकालते हैं, निष्कर्षण करते हैं। वहीं जो धातुएं मध्यम अक्रियाशील धातुएं हैं, उनसे धातुओं को निकालने के लिए, शुद्ध धातुओं को निकालने के लिए कार्बन के उपयोग से हम अपचयन कराते हैं। कार्बन यहाँ पे एक अपचायक का काम करता है। इसमें जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये मध्यम अक्रियाशील धातुएं हैं। अब कुछ धातुएं निम्न अक्रियाशील होती है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है, अर्थात ये शुद्ध रूप में, प्योर रूप में होती है। और इस अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए जो ये चरण है अलग अलग, अब ये डिपेंड करता है धातुओं की अक्रियाशीलता पर। तो यहां पे हमने बात की थी उच्च अक्रियाशील धातुओं की। अब इन धातुओं को अब ये धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में होती है। अब इनसे धातुओं को अगर प्राप्त करना है, इनका निष्कर्षण करना है, तो इसके लिए हम गलित धातु का विद्युत अपघटन कराते हैं और इससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। फिर मध्यम अक्रियाशील धातुएं, ये धातुएं कार्बोनेट के रूप में होती है, सल्फाइड के रूप में होती है, या तो कहते हैं वही है ना, ये कार्बोनेट यौगिक के रूप में होती है, या सल्फाइड, या कहें कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क। अब कार्बोनेट अयस्क से
धातु की ऑक्साइड को प्राप्त करने की क्रिया को निस्तापन करते हैं, निस्तापन कहते हैं, निस्तापन। और सल्फाइड एस से धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करने की क्रिया को भर्जन करते हैं। ये एक ताप में होता है। जैसे सल्फाइड एस को हम गर्म करते हैं तो गर्म सल्फाइड एस गर्म होते होते गर्म होकर वो हमें धातु की ऑक्साइड मतलब वायु की उपस्थिति में सल्फाइड एस को हम जब गर्म करते हैं तो सल्फाइड एस जो है वो धातु की ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। वहीं कार्बोनेट एस को सूक्ष्म ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर यह धातु की ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। ये हम मध्य अपक्रियाशील धातुओं के लिए करते हैं ये प्रोसेस। फिर धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, धातु में अपचयन कराते हैं। तो एक अपचायक का इस्तेमाल करके, जैसे कि कार्बन का इस्तेमाल करके हम धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं जिसमें कि धातु का अपचयन होता है। मतलब कि धातु जो ऑक्सीजन रिच धातु थी उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी आती है। इस क्रिया को हम अपचयन कहते हैं। इसमें से हमें धातु शुद्ध धातु प्राप्त होता है या धातु का शोधन कहें कि धातु शोधन शुद्ध धातु। फिर निम्न अपक्रियाशील धातुओं पर आए। इस भर्जन क्या होता है? भर्जन जब जिंक सल्फेट, मान लीजिए कोई सल्फाइड एस लेता हूं मैं, ZnS सॉलिड फॉर्म में, इसे गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होता है 2ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस, और ये सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है ZnO। तो ये ZnS को, सल्फाइड एस को, मतलब कि धातु के सल्फाइड एस को, धातु क्या है? जिंक। इसको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और जो जिंक क्या है? जिंक एक माध्य अपक्रियाशील धातु है और इसमें हम इसको जिंक सल्फाइड से जिंक को निकालने के लिए हमने इसका पहले भर्जन कराया। भर्जन मतलब कि उसको वायु की उपस्थिति में इस एस को गर्म किया। इस सल्फाइड एस को, जिंक धातु के सल्फाइड एस को हमने, मतलब कि जिंक कार्बोनेट को आप सीमित वायु की उपस्थिति में जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड, इसको गर्म करेंगे सीमित वायु की उपस्थिति में, तापन, तो ZnO सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त। तो इस क्रिया को धातु के कार्बोनेट से धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करने की क्रिया में जब हम इस धातु के कार्बोनेट को गर्म करते हैं सीमित वायु की उपस्थिति में तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और इस क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। और भर्जन क्या था? वायु की उपस्थिति में धातु के सल्फाइड एस को हम जब गर्म करते हैं तो वो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और जो ये प्राप्त धातु के ऑक्साइड है इसका अपचयन हम कराने के लिए इसमें कार्बन मिलाएंगे, गर्म करेंगे, तो धातु के ऑक्साइड से धातु विस्थापित हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा Zn मतलब धातु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यह मतलब कि धातु के ऑक्साइड ZnO का, धातु के ऑक्साइड का धातु का अपचयन होगा। अपचयन मतलब ये धातु ऑक्सीजन रिच थी, अब धातु में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, उसकी कमी होगी अर्थात उसका अपचयन होगा। तो धातु का अपचयन करके, अब हमने धातु का अपचयन कराया कार्बन के माध्यम से, तो यहाँ कार्बन एक अपचायक, लेकिन हम इसके अलावा विस्थापन अपक्रिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्थापन अपक्रिया होता क्या इसमें? जैसे यहां पे हम
अधिक अपक्रियाशील धातुओं को एक अपचायक की तरह कार्य कराएंगे, जिसमें कि निम्न अपक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापन उसका मतलब निम्न अपक्रियाशील धातुओं के उनके यौगिक से उनका विस्थापन करा सकते हैं। अधिक अपक्रियाशील धातुओं के साथ, मतलब यहां पे अधिक अपक्रियाशील धातुएं एक अपचायक का, उसके लिए हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया। तो गर्म करने के पश्चात हमें मैग्नीज प्राप्त हुआ लिक्विड फॉर्म में। मैग्नीज की ऑक्साइड से विस्थापित कर देगा और जिससे हमें मैग्नीज प्राप्त होगा अलग से लिक्विड फॉर्म में, और Al2O3 प्राप्त होगा। और विस्थापन अपक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम से मैग्नीज का विस्थापन करा रहे हैं, मतलब धातुओं का निष्कर्षण, जैसे कि अब धातुओं के निष्कर्षण में हम बात करेंगे उन धातुओं की जो कि सक्रियता श्रेणी में काफी ऊपर आते हैं। और सक्रियता श्रेणी में ऊपर होने का तात्पर्य है कि इनकी अपक्रियाशीलता काफी अधिक है, और जिसके चलते इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने पर इन्हें इनके यौगिक से हम प्राप्त नहीं कर सकते। कहें कि कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सभी जो धातुएं हैं, इनके ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं कर सकते, जैसे कि हम मध्यम अप्रियाशील धातुओं और निम्न अप्रियाशील धातुओं के साथ कार्बन को लेकर करते थे। यहां पर हम नहीं कर सकते। वो उसके पीछे की वजह यह है कि इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति, इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति काफी अधिक होती है। अर्थात ये धातुएं कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन से ज्यादा जुड़ी रहती हैं, इनका ज्यादा जुड़ाव है, ये अप्रिया ज्यादा तेजी से अप्रिया करती है इनके साथ। तो इन सब के चलते हम यहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते इनके निष्कर्षण के लिए, धातु के ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण के लिए, उन धातु के लिए जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। और इन धातुओं को हम विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त करेंगे। विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा इन्हें हम प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए सोडियम और मैग्नीशियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का ये विलयन है, इसमें सोडियम और क्लोरीन को हम अलग अलग कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो एनोड क्या है, ये धनावेशित इलेक्ट्रोड है और कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। तो क्लोरीन जो है वह धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और सोडियम Na+ जो आयन है वह ऋणावेशित इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जाके निक्षेपित हो जाएगा इस डॉट। तो इससे हमें यहाँ पर हम सोडियम को हम उनकी क्लोराइड विलयन से अपघटित करा के हम प्राप्त कर सकते हैं इस धातु को, सोडियम को, जो कि काफी अधिक अक्रियाशील धातु है। तो हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के विलयन से विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम धातु को प्राप्त किया। तो यहाँ पे बैटरी का जो ऋण सिरा है उस तरफ हम कैथोड इलेक्ट्रोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है मतलब कि कैथोड, और बैटरी के धन सिरे की तरफ जो रॉड है वह धनावेशित इलेक्ट्रोड है मतलब कि एनोड। तो परिपथ में धारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की विपरीत बहती है। तो धारा इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फ्लो इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन Na को साथ मिलकर Na+ आयन है एक, तो इलेक्ट्रॉन के साथ Na, और क्लोरीन से क्या है कि क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो एक क्लोरीन पे एक ऋणावेश है। और यहाँ पर देखिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है
ये क्लोरीन की जो एक क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, 2 क्लोरीन पे 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करने लगेंगे इस तरफ। तो ये क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा और मिलेगा हमको क्लोरीन Cl2। तो इस तरह से एनोड पे हमें Cl2 और कैथोड पर सोडियम Na प्राप्त हुआ।